क्वेश्चन देखिए, कहा गया हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एज 16, 36, 45, 48। कहा गया वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 16, 36, 45 और 48 से विभाजित हो जाए। अब देखो आपसे कहा गया सबसे बड़ी संख्या, तो आप सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की अगर बात करें तो 9 9 9 9 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि जो इससे सबसे डिवाइड हो, तो आप क्या करेंगे। आप कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप इसका एलसीएम निकाल के उस मेथड से जाएंगे। वैसे बिल्कुल बेसिक मेथड है, उससे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 16, 36, 45 और 80 सबसे डिवाइड होने वाली जाननी है। तो 16, 45, 36 और 48 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 4 से काटेंगे अगर, तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 12। 12, 9 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 36, यानी ये हो गया 36। और 45 और 36 का एलसीएम हो जाएगा, यानी 12, 4, 9 का एलसीएम 36 और 36 और 45 का एलसीएम 180। यानी कि आपका ये हो गया 4 गुणे 180, यानी आपका एलसीएम आ गया 720। एलसीएम निकालने की शॉर्ट मेथड यही है। अब 720 से देखिए कौन सी ऐसी संख्या जो 720 से कट रही है। 720 से कटने के लिए एक तो अंत में 0 होना चाहिए, यानी 10 से कटनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये 12 से कटनी चाहिए और 6 से कटनी चाहिए, या हम कहें ये 9 से कटनी चाहिए और 8 से कटनी चाहिए। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम बेसिक मेथड में बता रहा हूँ। 9 से कटने के लिए अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। तो 9 8 17 1 18, 18 यहाँ आ रहा है। 9 6 15 3 18 यहाँ आ रहा है। 9 6 15 3 18 यहाँ आ रहा है। 9 8 17 4 21 यहाँ आ रहा है। तो ये तो नहीं कटेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, अब मतलब 3 ऑप्शंस बचे हैं। अब 3 ऑप्शंस में देखना है कि 8 से कौन सा कट रहा है। अब अगर 8 से काटना है तो आपको पता होगा कि 8 से कटने के लिए संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो 8 से काटिए इसको। 180 को काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा। 630 को काटेंगे, नहीं कटेगा। तो आपका एक ही संख्या है ऐसी जो कट रही है। 360 8 से कटता है, 45 देता है, तो आपका हो जाएगा 9360। यानी 9 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, अंत में 0 भी है। तो आपकी संख्या कौन सी होगी, 9360। ये आप ऐसे कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है कि आपने 16, 36, 45, 48 का एलसीएम निकाला 720। अब उससे सबसे बड़ी वाली संख्या में भाग करिए। तो 720 से 9840 में भाग करेंगे तो 720 51, 720 बचेगा। ये आपका आ जाएगा 264, ये 0 जाएगा, 3 बार और जाएगा, यानी 2160 बचेगा। अब 2160 इसमें से घटेगा तो 480 बचेगा, यानी 480 शेषफल आ रहा है। अगर ये 480 ना होता इस संख्या में तो ये संख्या हमारी 720 से कट जाती, यानी 9840 में से 480 घटा लीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 9360। तो 9360 वो संख्या होगी जो इन सबसे कटेगी। तो आपका आंसर आ गया 9360। समझ आ गया। अच्छा, अगर मान लो आपको ऑप्शन से ना करना होता तब कैसे करते, तो 720 से सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999 में डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता है, यानी रिमाइंडर अगर आ रहा था तो रिमाइंडर को इसमें से घटा देते, वही हमारी संख्या हो जाती। समझ आ गया। यानी अगर 720 से इसको मतलब 9999 को डिवाइड करते, रिमाइंडर आ रहा था, तो आर को इसमें से 9999 में से घटा देते, तो जो संख्या आती वही हो जाती हमारी द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 16, 36, 45 और 48। ठीक है। और 720 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि आपको पता है इन सबका एलसीएम 720 है, यानी जो संख्या 720 से कट जाएगी, यानी द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 720 विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 16, 36, 45 एंड 48। गॉट इट। आई होप इससे ब्रीफ में यानी इससे विस्तार में आपको कोई समझाएगा नहीं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक 5 अंकों की संख्या है XY235 जो कि 3 से डिविजिबल है, और XY जो डिजिट्स हैं वो ऐसी हैं कि XY दोनों का योग या तो 5 है या तो 5 से छोटा है। यानी X प्लस वाई की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, X प्लस वाई की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। 0 तो हो नहीं सकती। अच्छा, 0 भी हो सकती है, 0 भी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। अब कहा गया कि एक संख्या ऐसी है XY235 जो कि किससे कट रही है, 3 से। आपको पता है अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटने चाहिए, यानी x प्लस वाई प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी 5 3 8 2 10 प्लस एक्स प्लस वाई 10 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 10 प्लस एक्स प्लस वाई। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए मेरे भाई, 2 संख्याओं से डिविजिबल होना, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी ये या तो 12 हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है 15 हो सकता है। यानी x प्लस वाई, अगर 10 प्लस एक्स प्लस वाई 12 हो गया तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर 10 प्लस एक्स प्लस वाई 15 हो गया तो x प्लस वाई कितना हो गया, 5 हो गया। अब अगर x प्लस वाई बराबर 2 आ गया तो x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो हो जाएगा x0 y2, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है x को 0 कर देंगे तो ये 5 अंकों की संख्या बचेगी, नहीं। तो आपको x को 0 नहीं करना है, यानी आपको x को मिनिमम 1 लेना पड़ेगा तो y 1 हो जाएगा, और x को 2 ले लेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो 2 पेयर ऐसे हो गए।
दूसरी चीज़ इसमें अगर हम बात करें तो x बराबर 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यानी x बराबर 5, y बराबर 0 1 ये हो जाएगा, x बराबर 4, y बराबर 1 1 ये हो जाएगा, x बराबर 3, y बराबर 2 1 ये हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर 3 ये भी हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 4 ये भी हो जाएगा। लेकिन x बराबर अगर 0 ले लोगे तो ये 5 अंकों की संख्या ही नहीं बचेगी। यानी आपके पास कुल कितने पेयर्स आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पेयर्स बन गए, 7 ऐसे पेयर्स बन गए जो आपको संख्या को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ आ गया? तो आपके कितने पेयर्स बन गए, 7। आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी थी कि अगर x 0 हो जाता है मेरे भाई तो आपकी जो संख्या होगी वो 5 अंकों की नहीं बचेगी। तो आपको x प्लस वाई की दो वैल्यूज मिली थी, या तो 2 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, क्योंकि अगर 18 भी वैसे 3 से डिविजिबल था, लेकिन x प्लस वाई बराबर 8 हो नहीं सकता, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यूज इतने ही हो सकती हैं 0 से लेकर 5 तक। तो आपके अगर आई x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो आपको यहाँ से इतनी पेयर्स निकालनी थी कि कितने पेयर्स x और y की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो आपने कहा x1 हो सकता है, y1 हो सकता है, x2 होगा, y2 होगा पहले केस में। दूसरे केस में x5 से लेकर 1 तक होगा और y 0 से लेकर 4 तक होगा। तो 4 केस इधर बन, 5 केस इधर बन गए और 2 केस इधर बन गए, यानी टोटल केसेस कितने हो गए, 7। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आए। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, सारे क्वेश्चन के नीचे लिखा गया है कि ये किस सन में पूछा गया, किस परीक्षा में पूछा गया। देखिए ये प्रश्न देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। कहा गया दो संख्याओं का, 2 पॉलिनोमियल्स का, यानी दो बहुपदों का बहुपद, दो बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया था। एक इतना है तो दूसरा पूछा गया। आपने पढ़ा होगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड। आपको सेकंड निकालना था तो आप कह सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यानी यहाँ से हमारा सेकंड आ जाएगा। एचसीएफ कितना है, x प्लस 3, एलसीएम कितना है, एक्स क्यूब, यहाँ पे देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 105, मतलब 105 डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाला कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आपको, एक मिनट यार, ये कितना हो गया था, x प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 105 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 का फैक्टर कितना होगा, आप कहेंगे x माइनस 7 एक्स प्लस 3। क्यों? क्योंकि 21 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए, और कौन घटाने पे कितना है, 4 है। तो आप कहेंगे -4 आना चाहिए घटाने पे, यानी -7 और 3, -7 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे, या हम कहें 7 में से 3 को घटाएंगे तो फैक्टर कितना आ जाएगा, 4। और चूंकि निगेटिव साइन है इस वजह से बड़े वाले के आगे निगेटिव लगेगा, यानी x माइनस 7 एक्स प्लस 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखिए, x प्लस 3 से तो x प्लस 3 कट गया, यानी अब आपका बचा x माइनस 7 और इसमें इसके बट्टे में। अब आपको इसके फैक्टर, अगर इसको आप फैक्टराइज करना है तो आपको ध्यान रखना होगा x बराबर 7 इसमें रखिए, x बराबर 7 रखिए। अगर x बराबर 7 रखने पे सेटिस्फाई होगा, हालांकि वो ये होगा भी, क्योंकि आप देखिए हर में कोई संख्या आ नहीं रही है, तो आपको पता होगा कि इसका एक फैक्टर x माइनस 7 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन का सहारा लीजिए तो ऑप्शन में कोई बटे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी डिवाइड में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि इस संख्या का एक फैक्टर x माइनस 7 होगा। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे वो देखिए। अगर x माइनस 7 से इसको डिवाइड करना है तो आप एक्स क्यूब यहाँ पे है, एक्स क्यूब की पावर 1 कम करो, यानी एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 7 लिख दो, एक्स माइनस 7 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यूब हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 7 एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे है कितना, -9x स्क्वायर। यानी आप कहें -2x स्क्वायर अगर इसमें ऐड कर दें किसी तरह से तो ये आपका -9x स्क्वायर हो गया। देखो -7x स्क्वायर -2x स्क्वायर, यानी -9x स्क्वायर भी हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि -2x इंटू 7, यानी कि आपका आ गया कितना, -2x इंटू -7, यानी कि 14x, और 14x ना होकर -x होना चाहिए, यानी कि -15। अगर 14x में से -15x कर देंगे तो -x बचेगा, यानी -15 और इंटू x माइनस 7 अगर हम कर दें तो आपका कितना बचेगा मेरे भाई। यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है, यहाँ पे हमने कहा 14x माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे प्लस 105 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस 105 कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अब आपने कहा मेरे भाई कि ये हो गया, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। यानी कि अगर आप -15 इंटू एक्स माइनस 7 करेंगे तो देखिए अब इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने कहा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, -7x स्क्वायर -2x स्क्वायर, यानी कि -9x स्क्वायर हो गया, और 14x -15x यानी -x हो गया, और -15 इंटू -7 यानी 105 प्लस का हो गया ये भी, यानी ये फैक्टराइज हो गया। अब x माइनस 7 सब में से कॉमन ले लो। अगर आप x माइनस 7 सब में से कॉमन लोगे तो आपका बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर -2x -15,
और इसको डिवाइड किससे करना था, x-7 से, यानी x-7 कट गया, यानी आपका बचा कितना, दूसरा पॉलिनोमियल कितना गया, x² - 2x - 15। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, x² - 2x - 15। समझ आ गया। तो आपको फैक्टराइज करने का तरीका मैंने बताया, हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे फैक्टराइज करें, वो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको कंपटीशन प्रिपरेशन पे, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, बहुत जल्द इस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा कि कैसे फैक्टराइज करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीपीओ में पूछा गया, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया x - y, y - z, z - k का अनुपात दिया गया, आपसे z अनुपात x + k पूछ लिया गया। अच्छा, अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है और आप कहें कि z - k बराबर 5, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें, और k बराबर 0 ले लें, k की सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0। आपने कहा k बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से हमारा z बराबर कितना आ गया, 5, क्योंकि इसको अनुपात में 5 के बराबर करना है। ठीक है, अब अगर z बराबर 5 हो गया, y - z बराबर 3 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि z को आपने 5 ले लिया। अब y बराबर अगर 8 आ गया और x - y बराबर 2 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो गया, यानी x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई, z की वैल्यू 5 आ गई और k की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो z कितना है, 5 अनुपात x + k, यानी कि 10 + k की वैल्यू 0, यानी 5 अनुपात 10, और 5 अनुपात 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट वाला। ये सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। ये मेथड आई होप बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं बताई होगी, और मैंने कभी आपको ये क्वेश्चन इस तरह का, मुझे याद आ रहा है कि किसी सेट में करवाया था, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले मेंस एग्जाम में, आने वाले प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखिएगा, कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 328 रुपये है, तो आपको पूछा गया मूलधन कितना। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस प्रश्न में कुछ भी ना करूं तो भी आपको एक चीज़ पता चल जाएगा मेरे भाई, कि 2 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। एक चीज़ बताओ, अगर 5% 2 वर्ष में सक्सेसिव मिलता है, तो आप कहेंगे 5% पहले साल अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मिलता, दूसरे साल में भी 5% मिलता, लेकिन इस 5% पे भी 5% मिलेगा, यानी 0.25% यहाँ से मिल जाएगा, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कुल मिला के रिजल्टेंट कितना बनेगा, 10.25%, या आप कह सकते हैं 10.25 को क्या लिख सकते हैं, 41/4%, 41/4%, और ये आपको ब्याज मिल जाएगा, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको दिया गया कि किसी संख्या पे 41/4% जो ब्याज है वो 328 के बराबर है, यानी अगर x होता तो x का 41/4% बराबर आपको दिया गया 328, यानी आप कह सकते हैं 41 से कटेगा ये 8, यानी x का 4 का यहाँ गुणा कर दीजिए, यानी x का 1% बराबर हो जाता 32, यानी x बराबर कितना हो जाता है, यानी हमारा मूलधन कितना हो जाता 100%, यानी 3200। तो आपको ये देखना है कि 5% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आपको सीधे देखना है कि 5% का रिजल्टेंट कितना, 10.25%, और 10.25% को क्या सकते हैं, यानी इफ़ यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स 5% and 5%, देन यू विल गेट बाय द फार्मूला x + y + xy/100 कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, 41/4%, वो आपको दिया गया 328 रुपीज़। अगर किसी नंबर का 41/4% 328 है, तो आप कहेंगे 1% 32 के बराबर हो जाएगा, एंड इफ 1% ऑफ द नंबर इज 32, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट द होल नंबर एज 100%, यानी कि आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। समझ आ गया, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सड़ा हुआ। ये प्रश्न देखिए, सीपीओ में पूछा गया, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया कि 2 पीपल ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर, यानी ए और बी कहाँ पे हैं, 110 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये एक दूसरे की तरफ 10:30 बजे चलना स्टार्ट करते हैं। कहा गया आफ्टर 30 मिनट्स, अभी ये स्टार्ट नहीं करें, कहा गया 10:30 बजे इनके बीच की दूरी दी गई 110 किलोमीटर। कहा गया आफ्टर 30 मिनट्स ए स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बी एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी ए जो है 20 की स्पीड से किसकी तरफ चलना शुरू कर देता है, बी की तरफ। और कहा गया कि वाइल एट 12 PM, यानी 12 बजे क्या करता है, बी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी जो है ए से दूर कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना शुरू करता है, यानी बी जो है वो कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए से दूर यानी इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। तो कहा गया कि वे अगले दिन कितने बजे मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहा गया 10:30 बजे, कितने बजे कहा गया यहाँ पे देखिएगा, हाँ 10:30 बजे के आधे घंटे बाद, यानी 11 बजे ये चलना शुरू कर देता है, ए किधर, बी की तरफ। और 12 बजे आपसे कहा गया बी जो है वो 15 की स्पीड से ए से दूर इस डायरेक्शन में चलता है।
आप एक चीज़ बताइए, अगर 11 बजे ये चलना शुरू करता है, 12 बजे ये, तो 12 बजे तक ये कहाँ होगा? ए 11 बजे स्टार्ट कर देता है चलना 20 के स्पीड से, तो 1 घंटे में ये यहाँ तक चल चुका होगा, यानी ये कितना किलोमीटर चल चुका होगा? 20। टोटल डिस्टेंस थी 110 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऑलरेडी कवर हो गई, यानी 90 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस बची है। कितने किलोमीटर? 90 किलोमीटर। अब आपको एक चीज़ और दिया गया कि जो आपका ए है वो भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, बी जो है वो भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, 12 ऑलरेडी बच चुके हैं और इनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको पता होगा अगर दो रनर या दो रेसर एक ही डायरेक्शन में गति करें या एक ही डायरेक्शन में मोशन हो उनकी, तो उनकी रिजल्टेंट स्पीड जो होती है वो होती है S1 माइनस S2, यानी कि ऐसे कहें रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी? S1 माइनस S2। यानी अगर बात करें तो ए 20 के स्पीड से चल रहा है, बी 15 के स्पीड से, यानी 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर कवर करेगा। अरे वो 20 चल रहा है, वो 15 चल रहा है, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। कवर करना है 90 किलोमीटर, यानी लगेंगे 18 घंटे। 18 घंटे लगने का मतलब समझ रहे हो? यानी कि 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद की बात हो रही है। 12 बजे इनके बीच की दूरी कितनी थी? 90 किलोमीटर, यानी 12 बजे के बाद 18 घंटे लगेंगे। यानी 12 बजे के बाद 18 घंटे कितने हो गए? 12 से 12 12 घंटे, और 12 से 6 घंटे और, यानी कि 6 बजे अगले दिन पहुंच जाएंगे ये दोनों एक जगह पे। समझ आ गया? तो आपको यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना था कि अगर दो पर्सन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उनकी जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो S1 माइनस S2 होती है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक यही चीज़ दी गई थी कि 10:30 बजे उनके बीच की दूरी अलग दी गई थी, लेकिन बात हो रही है 12 बजे से, तो 12 बजे तक 11 बजे से ए चलना शुरू करता है और 12 बजे से बी शुरू करता है। तो आपको ये निकाल लेना था कि 1 घंटे में ए ने कितनी दूरी कवर कर ली होगी। आपने कहा 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, तो 20 किलोमीटर कवर कर लेगा, यानी आपका कुल कितना हो गया? 90 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस बचेगी। डन। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न प्री में भी पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया, और रोम्बस का प्रश्न है। कहा गया पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट। पेरीमीटर क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज का जो परिधि है वो 2p यूनिट, यानी अगर हम साइड ए माने तो 4a इज इक्वल टू दिया गया है आपको 2p यूनिट, यानी हमारी साइड आ गई p/2। ठीक है। अब कहा गया एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m यूनिट, यानी कि सम ऑफ डायगोनल्स कितना दिया गया? d1 + d2 बराबर m यूनिट। अच्छा, अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड्स का तो आप कहेंगे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। और आपको पता होगा रोम्बस के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि उनके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम 4 टाइम्स ऑफ होता है साइड के स्क्वायर के, यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर 2a यहाँ से 2a कैलकुलेट करें तो 2a बराबर हो जाएगा p, यानी 4a स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो जाएगा। यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की जगह पे आप रख दीजिए p स्क्वायर। यहाँ पे कितना रख सकते हैं? p स्क्वायर यहाँ पे मैं अलग लिख दे रहा हूँ, ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। यानी हमारा यहाँ से 2d1 d2 आ जाएगा m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अच्छा, या हम कह सकते हैं d1 d2 बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई 2। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर रोम्बस के लिए एरिया कैलकुलेट करनी हो तो वो कितनी होती है? हाफ टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। यानी अगर एरिया की बात की जाए तो वो होती है रोम्बस के लिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल, यानी हाफ d1 d2। d1 d2 की वैल्यू आपको पता है m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई 2, तो हाफ d1 d2 हो जाएगा, यानी m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई 2 यानी कि बाई 4। 1/2 इंटू m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई 2, यानी m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई 4। स्क्वायर यूनिट तो आपको पता है एरिया होगा ही, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 4th। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आपको सीखना है। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए मेरे भाई कि किसी रोम्बस का जो परिधि है वो 20 है और इनके डायगोनल्स का सम जो है वो आपको दे दिया जाए 32 है, ठीक है, या ऐसे दे दिया जाए 25 है, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए मेरे भाई कि इसकी एरिया निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि 2p बराबर 20, यानी p बराबर 10 दिया गया है, p बराबर 10 दिया गया है और m बराबर 25 दिया गया, तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 में से 100 घटेगा 525/4 आपका एरिया हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अगर किसी रोम्बस के लिए कहा जाए पेरीमीटर 2p यूनिट है एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स m है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एरिया। तो
तो आप कहेंगे 1/4 ऑफ एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। तो ये फार्मूला समझ लीजिए या आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसको आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं या आप इसको एक फार्मूले के रूप में रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको याद ही रखें, वो अगले क्वेश्चन में हेल्प कर जाते हैं। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कहा गया ये वॉल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज कवर्ड विद गोल्ड। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लेड आर इक्वल देन द थिकनेस ऑफ द गोल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली। ये सारे क्वेश्चंस देखिए आपको सीजीएल मेंस के तो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ टफ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन प्री में भी आने लगे हैं और मेंस वाले भी सीरीज, जैसे अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप अभी से आपके मन में मैं डाउट डाल दूं कि मेंस अलग लेवल का होता है, प्री अलग लेवल। कुछ ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सेम होते हैं, फार्मूले सेम होते हैं, अदरवाइज बुक अलग बन के आती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फार्मूले और कमांड आपकी, मतलब कमांड किसी भी टॉपिक पे आपकी अगर अच्छी है तो आपको प्री मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैथ्स मतलब मैथ्स होता है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश होती है, चाहे वो इधर इट इज ऑफ मेंस और ऑफ प्री। ठीक है। अब कहा गया कि एक 4 सेंटीमीटर डायमीटर का, यानी रेडियस दी गई 2 सेंटीमीटर, एक जो बॉल है उसको गोल्ड से कवर किया गया। देखिएगा मैं एक बॉल बना रहा हूं, ये आपकी बॉल है, इसको कवर किया गया गोल्ड से। गोल्ड पीला होता है तो यहाँ पे पीले से कलर कर दे रहे हैं ताकि वो कवर कर दे रहे हैं। ये आपका गोल्ड से कवर्ड है, कुछ इस प्रकार से कवर्ड होगा। ठीक है। अब कहा गया कि जो अच्छा, ये बॉल किसकी है? बॉल है लेड की, यानी ये इतना लेड है। और कहा गया इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ये आपका जो बाहर का डॉटेड पोर्शन है वो कैसा है? वो गोल्ड का है। अब अगर मैं गोल्ड की थिकनेस डी मान लूँ, थिकनेस को डी से मोर ऑफनली दिखाया जाता है, और ये आपको दिया गया है 2, तो आपसे कहा गया कि जो थिकनेस ऑफ गोल्ड है वो किसके बराबर है? लेड के थिकनेस के बराबर है। यानी लेड का थिकनेस, लेड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेड का वॉल्यूम वही हो जाएगा जो अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम है। यानी आप कह सकते हैं 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, यही तो होता है स्फीयर का वॉल्यूम, यानी 2 का क्यूब 8, और ये बराबर हो जाएगा। अगर आपको गोल्ड का वॉल्यूम निकालना है तो आप कहेंगे 2 + d रेडियस वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, उसमें से अंदर वाले का घटा लीजिए। या हम कह सकते हैं कि अगर जो ये है इसका एरिया, मतलब लेड वाले, ये लेड पोर्शन है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, लेड पोर्शन का एरिया और इसका यानी इस वाले का एरिया बराबर, मतलब लेड पोर्शन का वॉल्यूम और ये जो बाहर गोल्ड कोटेड पोर्शन है उसका वॉल्यूम बराबर है। तो अगर इसको 1 माने तो इसको भी 1 मानेंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो दोनों मिलके 2 हैं, यानी पूरे का वॉल्यूम 2 है। गोल्ड को मिला के अगर चलें तो 2 है और लेड का 1 है। यानी हम कह सकते हैं इसका 2 गुना बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी लेड का वॉल्यूम, जो लेड द्वारा बना स्फीयर है उसका वॉल्यूम का 2 गुना टोटल जो बड़ा वाला स्फीयर बन रहा है उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तभी 1 बराबर होगा। यानी कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अंदर वाले का वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई इंटू 2 + d का होल क्यूब। बस इतना सा करना था, कट गया। यानी 16 बराबर हो गया 2 + d का होल क्यूब। या हम कह सकते हैं 2 + d बराबर हो जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 2, या हम कह सकते हैं d बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट 2 माइनस 2। अब 2 कॉमन ले लीजिए, यानी यहाँ पे बचेगा 1, तो आप कह देंगे d बराबर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 1.259, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.259 और 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.518। तो आपका थिकनेस कितना आ गया? 0.518। समझ आ गया? या आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे करते कि इसका जो वॉल्यूम होगा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यानी लेड वाले पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, और खोखले गोलन का, यानी इस वाले का अगर एरिया वो निकालना था वॉल्यूम, तो आप कहते हैं कंप्लीट का वॉल्यूम, यानी 2 + d का क्यूब, और माइनस इसमें से लेड का घटा लेते यानी 2 का क्यूब, और इसके बराबर कर देते तो ये आपका एट लास्ट आप सॉल्व करते तो वही आता है। इसी वजह से मैंने बराबर कर दिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं फिगर डायरेक्ट ड्रा करता हूँ हिंदी में पढ़ के। कहा कि 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक वृत्त की हैं जिसका केंद्र ओ है, एक दूसरे को पी पे काटती हैं। ए ओ डी दिया गया, बी ओ सी दिया गया, ए पी सी पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त बनाइए जिसकी एक जीवा बनाइए ए बी, ये आपकी ए बी हो गई, ठीक है। और एक ऐसे काटती हुई बनाइए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, सी डी है। आपको दिया गया ए ओ डी बराबर 100 अंश, यहाँ पे ओ बना लीजिए, ए ओ डी बराबर 100 अंश, ये आपको 100 अंश दिया गया, ठीक है। और बी ओ सी यानी ये वाला कोण आपको दिया गया कितना? 70 अंश, ये वाला कोण 70 अंश है। आपसे ए पी सी की वैल्यू पूछी गई, यानी अगर इस कोण को पी मानो तो ए पी सी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, इसको मिला लेता हूँ
और इसको मिलाने के बाद बस आपका काम खत्म हो जाता है। हमने क्या किया, AC को मिला लिया। अब अगर आप देखें तो जीवा AD को देखिए, यानी कॉर्ड AD को देखिए। कॉर्ड AD द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल कितना है, 100 डिग्री। तो ये वृत्त के, अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र पे यानी सेंटर पे कितना भी कोण बनाती है तो वो उसके सरकमफ्रेंस पे बने कोण का 2 गुना होगा। यानी वृत्त के किसी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। यानी सेंटर पे अगर 100 बन रहा है तो यहाँ परिधि पे 50 अंश का बनेगा। सिमिलरली अगर जीवा BC की बात करें तो जीवा BC द्वारा एंगल पे सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है 70 डिग्री, तो परिधि पे यानी सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा मेरे भाई, अरे 70 यहाँ बन रहा है तो 35 यहाँ बन जाएगा। अब आपको पता चल गया। ट्रायंगल APC को ध्यान से देखिए, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूँगा। APC यानी इस वाले ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। तो आप कहेंगे एक कोण 50 है, एक 35 है, तो APC कितना हो जाएगा, कोण APC बराबर हो जाएगा 180 में से 50 और 35 का सम यानी 85 घटा दो। आंसर कितना हो गया, 95 डिग्री। कितना हो गया, 95 डिग्री। बात खत्म, समझ आ गया। अगले देखिएगा, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। कहा गया 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज। इफ 64 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर x डेज 32 मैन ज्वाइंड द वर्क। इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 16 2/3 डेज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहा गया 40 आदमी के 48 दिन का काम है, 40 मैन के 48 डेज का काम है, ठीक है। अच्छा, अब कहा गया 64 आदमी कार्य करना स्टार्ट करते हैं और x दिन बाद 32 और आदमी जुड़ जाते हैं और जो शेष कार्य है उसको 16 सही 2/3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। आप अगर मैं बात करूं कि सर एक आदमी अगर 1 यूनिट करता हो तो 40 आदमी अगर 48 दिन करते हैं तो आपको 1920 दिन का कार्य है, सॉरी 1920 यूनिट कार्य है। 1920 यूनिट में कहा गया कि 64 आदमी x दिन करते हैं, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट, तो 64 आदमी 64 यूनिट x दिन करते हैं, यानी 64x कार्य तो इन्होंने कर दिया। और कहा गया 32 और आदमी जुड़ जाते हैं, यानी अभी 96 आदमी हो गए और 96 आदमी मिलकर शेष कार्य को 16 सही 2/3 यानी 50/3 दिन में कर देते हैं। तो अगर 96 आदमी एक दिन में 96 यूनिट करेंगे, 50/3 दिन में 96 सही 96 गुणे 50/3 यूनिट करेंगे और काम कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि ये बराबर 1920 दिया गया। 3 से काटेंगे 32 हो जाएगा, 32 में 50 से गुणा होगा तो 1600, 1600 इसमें से घटेगा, ये 320 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा गया था x की वैल्यू निकालो। 64 पंजे कितना होता है, 64 5 320, यानी x की वैल्यू आ गई 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये SBI PO में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा इन्होंने सोचा कैलकुलेशन बढ़ाएं लेकिन बढ़ा नहीं पाए। औकात इनकी वही है जो बैंक की होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस बेसिक सा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, वो भी नहीं कर पाए। ये देखिएगा कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर्स इज सेम, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 2 कुर्सियों की वो बराबर है। कहा गया डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइजेस इज 90। On selling one chair, a person got a profit of 12% and on selling another, he got a profit of 18%. Find the cost price of each chair. देखिएगा कहा गया कि 2 कुर्सियों का क्रय मूल्य सेम है और उनके विक्रय मूल्य का अंतर 90 है, ठीक है। कहा गया पहली पे 12% लाभ लेता है, दूसरी पे 18%। एक चीज़ बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो डिफरेंस कहाँ से आया सेलिंग प्राइस में, जो ये लाभ ले रहा है इसी का डिफरेंस जो आया होगा वही डिफरेंस आएगा। यानी कि 18% पहले पे ले रहा है, यानी पहले वाले पे मान लो 18% ले रहा है, दूसरे वाले पे 12% ले रहा है, यानी कि कितना कम लिया, 6%। किसका, CP का, क्योंकि लाभ CP पे लिया जाता है। यानी 6% ऑफ CP अगर हम बात करें तो वो रुपए में 90 के बराबर है, और अगर 6% ऑफ CP 90 के बराबर है तो CP कितना हो जाएगा, अरे 6% 90 यानी 1% बराबर 15, तो CP कितना हो जाएगा 100% यानी कि 1500। कुछ था इस क्वेश्चन में, नहीं था। और ये कैलकुलेट, आप लोग बोलते हो कि बैंक के कुछ क्वेश्चंस बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ होते हैं ना कि सब, ठीक है। अगले क्वेश्चन सारे FCAT के हैं 2018 से 12 से लेकर 16 तक। कहा गया 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट 46 km/h एंड 36 km/h। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज। देखिएगा कहा गया अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो मैंने अभी बताया कि S बराबर हो जाएगा उनकी रिलेटिव स्पीड, कितनी हो जाएगी, घटा लीजिए, यानी 46 - 36 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, अब आपसे कहा गया कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, ठीक है। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, L1 + L2, यानी D बराबर हो जाएगा L1 + L2। और आपको पता है दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल है, यानी हम इसको कह सकते हैं 2L। इसको चला 10 km/h की स्पीड से। आपको चूंकि समय सेकंड में दिया गया है, यानी स्पीड को, रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लो, यानी 10 × 5/18 कर लो तो ये हो जाएगा 25/9 मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड आपको दी गई 25/9 मीटर पर सेकंड, तो समय कितना लगेगा, यानी टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस 2L अपॉन स्पीड 25/9,
यानी आपका 2L इज इक्वल टू हो जाएगा 25/9 गुड़े L कितना, सॉरी हाँ टी, ये टी लिखा हुआ है, 25/9 गुड़े टी की वैल्यू है 36, यानी कि हो जाएगा 25/9 गुड़े 36, 2 से काट दीजिए 18 हो गया, 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 25 दूना 50, यानी कितने मीटर लेंथ आ गई 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ये भी प्रश्न अच्छा है, कहा गया ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 आवर्स, यानी ABC अगर तीनों कार्य करें तो 2 घंटे में कार्य खत्म कर देंगे। ABC तीनों कार्य करें तो 2 घंटे में कार्य खत्म हो गया। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं हिंदी में मैं टाइप करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन यार आप लोग SSC दे रहे हो, इतना बेसिक अगर आपको हिंदी समझने में, अंग्रेजी समझने में दिक्कत है, फिर आपका SSC हो पाएगा कभी? खुद सोचिएगा। देखिए, आप आदत हो सकती है हिंदी में करने की क्वेश्चन, लेकिन इतनी बेसिक अगर अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आ रही, आप ये नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतनी बेसिक सी हिंदी, मैथ्स मतलब होता है, मैथ्स में जो अंग्रेजी यूज की जाती है बहुत आसान अंग्रेजी यूज होती है, और आप लोग स्पीड लिखते हो ना कि चाल लिखते होगे, तो इतना तो समझने का प्रयास करो। हालांकि मैं हिंदी में टाइप करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया A + B + C 2 घंटे में कर सकते हैं। कहा गया A 6 घंटे में कर सकता है, B 5 घंटे में कर सकता है, तो C को कितना लगेगा? अब ये देखो, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के CHSL वगैरह में इससे भी आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 6 5 2 का एलसीएम हो जाएगा 30। आपने कहा 30 यूनिट टोटल कार्य है, तो A 6 घंटे में करता है, यानी 5 1 घंटे में करता होगा, B 6 करता होगा, A B C मिलकर 2 घंटे में कर देते हैं, यानी ये 15 यूनिट पर घंटे करते हैं। A ने 5 किया, B ने 6, दोनों मिलकर 11 कर रहे हैं, और 11 में अगर C मिल जा रहा है तो 15 हो जा रहा है, यानी C कितना करता है 4 यूनिट। C करता है 4 यूनिट, इसे करना है 30 यूनिट, यानी समय कितना लगेगा 7.5 घंटे। बात बराबर, यानी 30/4 यानी 7.5 हो गया, बात खत्म हो गई। अब इस क्वेश्चन में क्या दम है? कहा गया 6,000 रुपये 4 साल में 7200 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे। देखो 6,000 रुपये 7200 हो जाता है, यानी 7200 क्यों हो जाता है? 1200 रुपये ब्याज मिल जाता है। 1200 कितने साल में? 4 साल में, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1200/4, यानी कि 300 रुपये। और अगर 6,000 रुपये पे 300 रुपये ब्याज मिलता है 1 साल का, तो रेट कितना हो जाएगा? यानी 6,000 का 300 कितना परसेंट? 5%, यानी हमारा रेट निकल के आ गया 5%। अब कहा गया इफ़ रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स, यानी कि अब रेट कितना हो जाता है 5 का 1.5 गुना, यानी 7.5%। तो कहा गया द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर विल बी। अब एक चीज़ बताइए, 7.5% 1 साल में ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 7.5%। 5 साल बाद का पूछा गया है। 5 अगर 1 साल में 7.5% मिलता है, तो 5 साल में 5 गुणे 7.5, यानी कि 37.5% मिल जाएगा। और 37.5% बोले तो 75/2% या 75/200 भिन्न में अगर बात करें, 25 या 75, 25 × 200, यानी 3/8 हिस्सा ब्याज मिल जाएगा। यानी कोई धन अगर 8 रहा होगा तो 3 का ब्याज मिलेगा, यानी आपको दिया गया धन कितना दिया गया? 8 बराबर कितना दिया गया? 6,000, यानी 8 बराबर दिया गया 6,000, तो 8 पे 3 का ब्याज, यानी 11 आपका टोटल धन हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 6,000 का 3/8 हिस्सा ब्याज मिलेगा, तो आप निकाल लेंगे 2250 आ जाएगा, 2250 6,000 में जोड़ देंगे तो 8250 हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 8 बराबर 6,000, यानी धन आपको 6,000 दिया गया था और 3 रुपये ब्याज मिलता है, यानी 11 पूछा गया, तो 8 बराबर अगर 6,000 है तो 1 बराबर 750 हो जाएगा, और 1 बराबर 750 तो 11 बराबर 11 0 में 0, 11 5 55, 11 से 77 5 82, यानी 8250 रुपये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में कुछ है नहीं, लेकिन FCAT का क्वेश्चन है तो आप लोग डर जाते होंगे। देखो A² + B² + 2B + 4A + 5 = 0। आप अगर देखें तो A² + 4A, तो A² प्लस, अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो आप कहेंगे A का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × A × 2, यानी A + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? A + 2 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? A + 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया A + 2 का होल स्क्वायर। और चूंकि ये 5 में से 4 तो इसमें ले चुके हैं, यानी अब ये बचा कितना है? 1। अब आपका बचा B² + 2B + 1, जो कि बनेगा B + 1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर आपको दिया गया 0। और अगर दो संख्याओं के स्क्वायर्स का सम 0 है तो वो संख्या अलग अलग 0 के बराबर, यानी A + 2 अगर 0 के बराबर होगा तो A बराबर -2 आ जाएगा, और B + 1 अगर 0 के बराबर होगा तो B बराबर -1 आ जाएगा। अब A - B यानी कि -2 + 1 अपन A + B यानी -2 - 1, तो -2 + 1 यानी -1 अपन -2 - 1 यानी -3। आंसर कितना आ गया? 1/3। समझ आ गया? 1/3 आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न देखिए, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। तो अगर वेट ऑफ ए बकेट व्हेन फिल्ड फुली विद वाटर इज 17 kg।
कहा गया कि अगर एक बाल्टी को पूरे पानी से भर दिया जाता है तो इसका वजन 17 किलोग्राम। हम मान लेते हैं इसमें पी पानी एल लीटर पानी आता है और इसका वजन डब्लू है, यानी कि डब्लू प्लस एल की बात की गई तो 17 किलोग्राम है। यानी बाल्टी है उसमें पानी, बाल्टी का कुछ वजन होगा, पानी एल लीटर भरा है, टोटल 17 लीटर दिया गया। कहा गया वेट ऑफ बकेट व्हेन हाफ फिल्ड, यानी हाफ फिल करी जाएगी तो L/2 पानी भरा गया और वेट तो बाल्टी का वही रहेगा, ये दोनों मिलकर 13.5 kg आता है। तो आपसे कहा गया व्हाट इज द वेट ऑफ एम्प्टी बकेट, यानी कि आपको W की वैल्यू निकालें। अब अगर W निकालना है तो L को कैंसिल करिए, यानी 2 से गुणा कर दीजिए तो 2W, L यहाँ पे हो जाएगा 13.5 दूना 27। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 2W माइनस W, यानी आपका बचेगा W बराबर 27 माइनस 17 10। तो बाल्टी का वजन कितना आ गया 10 किलोग्राम, क्योंकि L कट जाएगा। समझ आ गया। ये भी प्रश्न देख लो। कहा गया ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। ये आपका ABCD हो गया। मान लो ये आपका व्यास दिया गया है, AD व्यास दिया गया है, और ये आपका B हो गया, मान लो ये C हो गया, और इसको मिला दीजिए D हो गया। ये ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, यानी चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने के कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अब कहा गया DAC, यानी कि ये वाला कोण जो आपको दिया गया ये 55 अंश दिया गया है। आपको पता है ये 55 डिग्री है। AD आपका डायमीटर है तो ABCD जो आर्क बनेगा वो सेमी सर्किल बनेगा, और सेमी सर्किल में व्यास पे अगर कोई कोण बनता है तो ये 90 डिग्री होता है, यानी ये 90 हो गया। ये 90 है, ये 55 है, तो ये कितना बचेगा 35 डिग्री बचेगा। आपसे पूछा गया ABC। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। यानी अगर ये 35 है और ये दोनों मिलके 180 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 35, यानी कि 145 अंश। काम खत्म हो गया। ABC की वैल्यू कितनी है कि 145 अंश। अब मेंस के क्वेश्चंस देख लो। कहा गया वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो बचेगा। आपको पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों कॉस 2 थीटा होते हैं, तो ये कट गया। अब आपका बच्चा कितना साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपको मुझे बेसिक बताना है इस वजह से मैं इस मेथड से कर रहा हूँ। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी CGL मेंस में पूछा गया है। कहा गया ABC आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 575, यानी ABC को एम्प्लॉय किया जाता है 575 रुपये में किसी काम को करने के लिए। कहा गया इफ़ A एंड C आर सपोज्ड टू फिनिश 19/23 ऑफ द वर्क टुगेदर अमाउंट शैल बी पेड टू बी। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वर्क एंड वेजेस का एक ही फार्मूला है। 1 मिनट, रुमाल से मुंह पोंछना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है। कुछ भी चलाए बिना आपको, AC होता नहीं गांव पे, मतलब मेरे नहीं है, और कूलर चला नहीं सकते, फ़ैन भी नहीं चला सकते, तो आपको सारा आइडिया लग ही गया होगा। गर्मी में रिकॉर्ड करना पड़ता हो, गांव की गर्मी। कहा गया कि देखो आपको वर्क एंड बेसिस में जो बेसिक चीज़ याद रखना है कि आप जिस अनुपात में काम करेंगे उसी अनुपात में दाम मिलेगा। अगर आप कर्मा में बिलीव करते होंगे तो आपको पता होगा जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा, उसी प्रकार जैसे यहाँ पे कार्य करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। कहा गया A और C ने मिलके 19/23 कार्य कर दिया, तो B कितना करता है। अगर एक कार्य रहा होगा तो 19/23 हिस्सा तो A और C ने मिलके कर दिया, यानी 4/23 हिस्सा कौन करेगा, B करेगा। और जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो आपने 4/23 हिस्सा काम किया तो 575 का 4/23 हिस्सा आपको पैसा मिलेगा। तो 23 दूना 46, 115 बचा है, 23 पंचे 115, 25 चौको 100, यानी कितना रुपया मिलेगा मेरे भाई आपको B को 100 रुपये, क्योंकि उसने कार्य 4/23 के अनुपात में किया। 20वां क्वेश्चन भी CGL मेंस का क्वेश्चन देखिए। कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 180 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड ईदर साइड्स ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर। ये मेंस का क्वेश्चन है। कहा 180 मीटर ऊंचा टावर है और इसके दो साइड में अलग अलग साइड में दो वस्तुएं हैं। एक पे 45 अंश का कोण बन रहा है आपका, एक पे 30 अंश का कोण बन रहा है। आपसे कहा गया इनके बीच की दूरी कितनी है। अगर मैं बात करूं ये 180 है, आपको पता है ये 30 है, ये 90 डिग्री है। आपको अगर पता है कि ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 180√3। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर ये 30 अंश है तो इसका और इसका अनुपात होता है 1:√3। ठीक है। सिमिलरली अगर ये 45 अंश है तो आपको पता है ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो अगर ये 180 है तो ये भी 180 हो जाएगा।
अब आपसे कहा गया इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी यानी इसकी और इसके बीच की दूरी, तो 180√3 इधर है, 180 इधर है, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 180, 180√3 प्लस 180, कॉमन ले लीजिए 180, यानी 180√3 + 1 आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया 180√3 + 1। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत आवश्यक हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, तो ये आप समझ में आ जाएगा। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस की मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दूँ, और मैंने 2-3 वीडियोज़ प्रोवाइड भी करी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्री वीडियोज़ तो उधर मिल ही रही हैं और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी CGL मेंस का है। कहा गया कि ट्राइंगल ABC में B = π/3, C = π/4 एंड D डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:3, देन वैल्यू ऑफ साइन BAD साइन CAD का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका है B, ये है C, ये है A। ये आपको दिया गया π/3 यानी 60 डिग्री, ये दिया गया 45 अंश, और आपसे कहा गया ये जो है इसको किस अनुपात में डिवाइड करता है 1:3 के रेशियो में। ध्यान दीजिएगा, अगर 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है तो साइन BAD, ये साइन BAD की वैल्यू अपान साइन CAD की वैल्यू पूछी गई है। साइन BAD बटे साइन CAD की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं मानूँ कि देखो साइन 60, ये ऐसे करो, इसको x मान लो, ठीक है। अब अगर मैं मानूँ इसमें साइन रूल लगाऊँ, 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल्स ब्लैक वाला एक रेड वाला। अगर मैं ब्लैक वाले में साइन रूल लगाऊँ तो साइन 60 क्या मिलेगा मुझे, साइन 60/AD मिलेगा। ये बराबर आपको पता होगा किसके, साइन BAD/x के, साइन BAD/x के, ये हो जाएगा साइन रूल से, साइन BAD/x। सिमिलरली अगर रेड वाले ट्राइंगल में मैं लगाऊं तो आप कहेंगे कि साइन 45/AD, साइन 45/AD इज इक्वल टू साइन DAC या साइन CAD, साइन CAD बाई कितना 3x। अरे अगर ये x मान रहेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो AD कट जाएगा, साइन 60√3/2 बटे साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू x से x कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ साइन BAD बटे साइन CAD, ठीक है। अब आपका ये हो गया √2 से कट के √2 हो गया, 3 नीचे आ जाएगा, यानी आपका हो गया साइन BAD अपान साइन CAD। ये 3 से √3 कट जाएगा, यानी यहाँ पे √3 बचेगा, √3 नीचे आ जाएगा तो √2 × √3 बचेगा, यानी आपका साइन BAD बटे साइन CAD बराबर हो जाएगा 1/√2 × √3 यानी √6। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/√6। आपने साइन रूल लगाना था, बस बात खत्म हो गई थी। ये क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम 1992 टू 1998-99। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। आपको 22 से लेकर 25 तक कौन सा क्वेश्चन दिया गया है बार ग्राफ का, और आपको US का मिलियन डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज दिखाता है। ये आपको फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। आपको डिफरेंट ईयर्स में, जैसे 91-92 के इंटरवल में, 92-93 के इंटरवल में, ऐसे करके 98-99 के इंटरवल में आपको कुछ दिया गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1997-98 ओवर 1993-94। यानी कि 97 से 98 में 93 से 94 की तुलना में, यानी कि 97 से 98 में 93 से 94 की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो आप कहेंगे 93 से 94 की तुलना में 2520 था, यहाँ पे 5040 हो गया, यानी कितना बढ़ा 2520 बढ़ गया। 2520 पे 2520 बढ़ गया, यानी कितना परसेंट बढ़ा, बात खत्म हो गया, 100% आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन थे। कहा गया द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1997-98 वाज हाउ मेनी टाइम्स दैट इन 1994-95। यानी 97-98 में 94 से 95 का कितना गुना था, 97 से 98 94 से 95 का कितना गुना था। आपने कहा 94 से 95 में 3360 था, 94 से 95 में कितना था 3360 था, और 97 से 98 5040 था, तो इसका कितना गुना था। आप कहेंगे 5040 बटे 3360 कर लो, 3360, ये कट गया, 4 से काट दीजिए 84 आ जाएगा, 4 से काटेंगे ये आपका हो जाएगा 126 हो जाएगा, 7 से काटिए 12 हो गया, 7 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 6 × 18 6 दूनी यानी कि 3/2 गुना यानी 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कहा गया किस साल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर के तुलना में। अब अगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है तो आप देखिए, अगर 2640 से कितना हो गया है 3720 हो गया, यानी आपका लगभग कितना बढ़ा 1080 बढ़ा है, 1080 के आसपास बढ़ा है। अच्छा यहाँ पे तो घट रहा है, यहाँ पे 2520 से लेके 840 बढ़ा है,
यहाँ पे अगर बात करें तो घट रहा है, घटने वाले की हमें ध्यान ही नहीं देना। 3120 से 4320 हो रहा है यानी 1200 लगभग यहाँ बढ़ा है, और 4320 से 5040 हो रहा है यानी यहाँ पे 700 बढ़ा है, और फिर यहाँ पे घट रहा है। अब आपको सबसे पहले देखना है कहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। अब इन दोनों में तुलना करिए परसेंटेज में कितने के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2640 का 1080 लगभग 40% है, लगभग 40% है। यहाँ पे अगर बात करूं तो 840 लगभग 33% है, और यहाँ पे देखिए 1200 3100 का 30% से थोड़ा कम है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ रहा है 92 93 में लगभग 40% बढ़ रहा है। तो आपका 92 से 93 आंसर हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 92 से 93। आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेशन से एग्जाम में भी मैं करता हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा कैलकुलेट करके अगर करना चाहें तो। अगर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 96-97 वर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द पीरियड अंडर द रिव्यू। कहा गया 96 से 97 में जो क्या कहा गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो जो एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उससे कितना प्रतिशत था, यानी 96 से 97 का आपको देखना है और एवरेज का देखना है कि कितना परसेंट था। तो 96 से 97 का देखिए, यहाँ पे देखिए 96 से 97 का, 96 से 97 ये है, और एवरेज निकालिए तो कितने हैं 3 3 6 2 8 8 हैं, सबको जोड़िए तो आप जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 4 6 2 8 2 10 6 16 2 18 2 20 4 24 के 4 हासिल आए 2 2 1 3 3 6 1 7 3 10 5 15 7 22 6 28 के 8 हासिल आए 2 2 2 4 3 7 2 9 3 12 3 15 4 19 5 24 3 27 840 हो गया, और 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8 तिया 24 3 38 8 चौको 32 3480 था, और 3480 आपका ये है। और 3480 जो है वो 4320 का कितना परसेंट है, यह आपसे पूछा गया था। आप देख लीजिएगा कि ये पूछा गया 3480 का कितना परसेंट है या 4320 का। अगर 4320 का पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 3480। अगर ये पूछा गया होगा कि एवरेज जो फॉरेन एक्सचेंज है वो 4320 यानी 96 से 97 वाले फॉरेन एक्सचेंज का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 3480 बटे 4320 गुणे 100। तो ऐसे करेंगे तो 1 0 2 0, 4 से काटेंगे 108, 4 से काटेंगे 87, 4 8 हाँ ठीक है 87 हो जाएगा। अब इसमें निकालेंगे तो लगभग 80% के आसपास लगभग आ जाएगा, ठीक है। 10 8 80, 8 8 64 यानी 80% से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 81% के आसपास। और अगर आपको ये निकालना है कि 4320 3480 का कितना परसेंट है, तो आप ऐसे निकालेंगे 4320 बटे 3480 कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 7 28, 4 से काटेंगे 108, तो आप निकालेंगे तो लगभग 100% ये हो गया। और इधर बच कितना रहा 21, 21 चौको 84 यानी 120% से ज़्यादा 125% से कम हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि 80% वाला पूछा गया था या 121% वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जैसे कहा गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, डी मिड पॉइंट है BC का, BC की लंबाई 8 है, तो आपको हाइट बतानी है। देखो आपको हाइट बतानी है। हाइट आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो हाइट होती है, अगर साइड A हो तो हाइट कितनी होती है रूट कितना √3a/2। A की वैल्यू कितनी दी गई भाई साहब, A जहाँ पे साइड होता है, अगर साइड A हो तो हाइट इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज के लिए कितना होता है √3 × साइड/2। अगला प्रश्न देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो, और CGL 2022 टियर 1 के शॉर्ट पेपर्स वाली प्लेलिस्ट भी चेक करते रहो। आगे एक चोर है जो एक बाइक चुराता है 12:30 बजे रात में और 48 की स्पीड से भगाता है। थीप को आधे घंटे बाद पुलिस को पता चल जाता है कि भैया चोरी हो गई, और जो ऑनर है, पुलिस तो भागेगी नहीं, ऑनर उसका पीछा करता है 58 की स्पीड से। आपसे कहा कि कितने बजे पकड़ा जाएगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये है चोर 48 की स्पीड से भाग रहा है, पीछे पीछे मालिक भाग रहा है 58 की स्पीड से। ये भाई साहब 58 से भाग रहे हैं, ये भाई साहब 48 से भाग रहे हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे, आधे घंटे 12:30 बजे तो चोर ने भागना शुरू किया 48 की स्पीड से, और आधे घंटे बाद यानी आधे घंटे चोर भागता रहा। यानी चोर अगर 48 से दौड़ सकता है तो आधे घंटे में कितनी दूरी कवर करी होगी 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर वो मालिक से आगे हो गया। यानी चोर अगर यहाँ पे है तो ये थीप है और ये मालिक है यानी ऑनर लिख सकते हैं। अब ये पीछा करना शुरू करते हैं। पीछा कैसे होगा, एक ही दिशा में होगा, आपको पता है दोनों एक ही दिशा में, तभी तो पीछा होगा। ये भाई साहब 58 से चल रहे हैं या 48 से, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में गति कर रहे हो उनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड कितनी होती है S1 - S2, यानी 58 इनकी है 48 इनकी, यानी एक घंटे में उनके बीच की 10 किलोमीटर दूरी कवर होगी। कवर कितनी करनी है 24 किलोमीटर, यानी 2.4 घंटे लगेंगे। 2.4 घंटे का मतलब कितना होता है 2 घंटे 24 मिनट।
2.4 घंटे का मतलब कितना होता है? 2 घंटे 24 मिनट। अब 2 घंटे 24 मिनट किसके बाद? 2 घंटे 24 मिनट किसके बाद? आपको पता है कि जो चोर है वो 12:30 बजे दौड़ा, लेकिन मालिक कितने बजे दौड़ा? मालिक दौड़ा है उसके आधे घंटे बाद, यानी मालिक 1 बजे दौड़ा, तो 1 बजे के 2 घंटे 24 मिनट बाद पकड़ लेगा, यानी कि 3:24 पे पकड़ लेगा। समझ आया ना? आप देखो, मुंह जबानी करो। आपको पता है चोर की स्पीड 48 है, आधे घंटे दौड़ा यानी 24 वो दौड़ चुका है। अब हमारा मालिक 1 बजे दौड़ना शुरू करता है, उसकी स्पीड 58, चोर की 48, यानी डिफरेंस 10 से 24 दौड़ने में 2.4 घंटे, यानी 2 घंटे 24 मिनट। 1 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट, यानी 3:24 मिनट। जो लोग कहते हैं मुंह जबानी कर लेता हूँ, ऐसे करते हैं। अब दो त्रिभुज अगर क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, समरूप हो जाए, तो उनके बारे में कुछ पूछा गया। मैं नमकीन खाता हूँ, फटाफट आंसर करो, बताओ फटाफट। ए बी, अब ये ना कमेंट करना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, खाते रहते हो, भूख लगी थी। डी है, ई है, एफ है, सिमिलर है। ये इसके बराबर कर सकते हो, ये इसके बराबर, इसका रेशियो मतलब, और इसका रेशियो। आपको दिया गया ए बी 9, ए सी 11, डी एफ 16, डी ई 12, आपको बी सी की लंबाई निकालनी है। एक बात बताओ, सिमिलर कौन सा है? क्या डी ई एफ है? नहीं, एफ डी ई है। तो पहले तो एफ डी ई लिखो, एफ डी ई लिखो, थोड़ा सा मतलब जो सिमिलर है उस वही लिखोगे, मतलब कि ये एफ है, ये डी है, ये ई है, ठीक है, फटाफट लिख दो। ए भी कितना है? 9 है। हमें निकालना कितना है? बी सी, बेसिकली बी सी निकालना है, तो हमें डी और आपको कितना दिया गया? ए सी 11 दिया गया, डी दिया गया है 12, और आपको निकालना क्या है? बी सी। बी सी कहाँ पे है भैया? और एक भुजा देनी चाहिए इनको, डी एफ दिया है, डी एफ दिया है 16। अब देखो, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कहेंगे कि ए बी, अगर ये ए बी सी एफ डी के सिमिलर है तो ए बी बटे डी एफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी ए बी बटे डी एफ 9/16 बराबर बी सी बटे 12, यानी कितना हो जाएगा? x बटे 12। वैसे x कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो। 4 तियाँ 4 चौको, यानी 27/4, यानी 6 से 3/4। ये प्रश्न बताओ फटाफट कैसे होगा, बताओ। बताओ बताओ, चलो। 2 सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, अभी R1 बटे R2 का होल स्क्वायर है इंटू H1 बटे H2। तो अगर आपको रेडियस दे दिया 1:4, तो उसका स्क्वायर करो तो 1/16 हो गया, गुणे H1 बटे H2, हाइट का रेशियो 4/3, 4 से 16 कटेगा 4, 4 तियाँ 12। ये फॉर्मूला याद रखना, R1 बटे R2 का स्क्वायर इंटू H1 बटे H2। ये किसको नहीं आता बताओ, बताओ। यहाँ पे थीटा बराबर 0 रख देना, लेकिन तो फिर तो सारे ऑप्शन बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आपको होता है x + 1/x, अगर m होता है तो x³ + 1/x³ कितना होता है? m³ - 3m होता है। सबको पता है, नहीं पता है? अगर नहीं पता तो गधे हो तुम। m कॉमन ले लो, 2 cos थीटा, ब्रैकेट में 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 3 इंटू 2 cos थीटा, 6 cos थीटा, 3 सॉरी, हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब आपको करना है, बताओ। देखो एक बात बताओ मुझे, अगर cos थीटा का इसमें गुणा कर दें तो हमने क्या किया? हमने पहले यहाँ पे m कॉमन लिया और m की वैल्यू पुट कर दी। अगर हम cos थीटा का गुणा कर देंगे तो ये बचेगा 2 इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा को x मान, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा। तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला इंटू 2, आपका आंसर 2 इंटू cos